अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में बिजनेस राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स PRC CA लेवल 1 का पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे कि पेपर की नेचर क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है और कुछ टिप्स हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में काम आएंगी। और उसके अलावा सीक्वेंस हम देखेंगे कि आपको एग्ज़ाम में किस सीक्वेंस में पेपर अटैम्प्ट करना चाहिए कि आपका टाइम मैनेज हो जाए। तो सबसे पहले पेपर के बारे में, एक तो ये शॉर्ट पेपर है, इतना लेंथी नहीं होता, जस्ट फाइव क्वेश्चन होते हैं इसमें और टाइम लिमिट होती है आपकी 2 आवर्स की। इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है ये और इसमें आपको टाइप करके देना है। कुछ MCQs होंगे जो आपने टिक मार्क करने हैं और बाकी जो है वो जैसे ऐसे है वो आपने लिखना है, लेटर आपने लिखना है, मेमो आ सकता है और वोकेबलरी जो है वो आपके MCQs बेस्ड होती है, उसमें आपने सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह जो है वो आपने मार्क करने होते हैं। उसके बाद पेपर पैटर्न क्या है, 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन होता है कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स का। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स मतलब कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपको दिया जाएगा जिसको आपने रीड करना है और उसके बाद कुछ MCQs होंगे जिसको आपने आंसर करना है अकॉर्डिंग टू गिवन पैसेज। गिवन पैसेज में जो भी होगा उसके मुताबिक आपने MCQs का आंसर देना है और ये होता है 20 मार्क्स का। इसके लिए आपकी जो है वो रीडिंग स्किल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आप 3 से 4 तो नहीं है, अगर आप 8 से 10 कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एक बार पढ़ के उसको आंसर जो है वो देकर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके लिए इजी। आपको कोई भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दे दिया जाए तो वो आप उसको इजीली जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो इस पेपर को ऐसे पास करना कोई मुश्किल काम नहीं है, जैसे 20 मार्क्स सीधे सीधे आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स में से आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्रेसिस राइटिंग। प्रेसिस राइटिंग में क्या होता है कि आपने जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपको मिला था ना, उसको आपने रीड करके उसकी एक समरी बनानी है। जैसे आप 9th-10th में या 11th-12th में आप उसका खुलासा लिखते थे, किसी भी आपको पैसेज का खुलासा लिखना होता था, समरी राइटिंग जिसको कहते हैं। मतलब आपने एक सबक पढ़ा, पूरा लेसन पढ़ा, उसके बाद उसकी आपने समरी बनानी है, खुलासा लिखना है। और उसके बाद जो है आपको मोस्टली जो है वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जाएगी, क्योंकि अभी तक जितना आई के आपने टेस्ट किया उसके मुताबिक तो आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की ही प्रेसिस राइटिंग करनी होती है और इसके होते हैं 10 मार्क्स। नेक्स्ट है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में क्या होता है कि आपको सिचुएशन बताई जाती है, रिसीवर, सेंडर, एड्रेस डिटेल्स वगैरह दी जाती हैं और कहा जाता है कि आपने लेटर लिखना है। ठीक है, इसके 20 मार्क्स होते हैं और 20 मार्क्स में से कुछ मार्क्स जो हैं वो आई थिंक 10 मार्क्स जो हैं वो फॉर्मेटिंग के भी होते हैं। तो अगर आपको फॉर्मेट अच्छे से आता है तो और आप टूटी फूटी इंग्लिश से कुछ ना कुछ लिख लेते हैं लेटर में, तो आपके जो है वो इजीली यहाँ से जो है ना 10 to 12 मार्क्स की ओर हो सकते हैं। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन हमारे पास मेमो राइटिंग। अब यहाँ पे एक अल्टरनेट क्वेश्चन भी आ सकता है, वो वोकेबलरी का आ जाता है। अब मेमो राइटिंग क्या है कि आपने जस्ट ईमेल लिखनी है, ठीक है, और इसके 20 मार्क्स हैं। अब या तो आपको मेमो आ सकता है या वोकेबलरी आ सकती है। अभी तक तो आई कैप जो है वो वोकेबलरी ही टेस्ट कर रहा है लास्ट 5-6 अटैम्प्ट से। तो मेमो आई थिंक मुझे आइडिया नहीं है कि वो आया भी है या नहीं। तो रिसेंटली जो है वो वोकेबलरी ही आ रही है, मेमो नहीं आ रहा, लेकिन मेमो आ सकता है क्योंकि ये एक अल्टरनेट क्वेश्चन है। उसके बाद ऐसे राइटिंग आता है। ऐसे राइटिंग में आपके पास चॉइस होती है, या तो आपने फिशबोन डायग्राम की मदद से लिखना होता है या आपने एफिनिटी डायग्राम की मदद से लिखना होता है। वो मैं आपको आगे बताऊँगा वो क्या होता है। उसके बाद आपने इसके अंदर आपको चॉइस होती है ऐसे राइटिंग में, या फिशबोन में लिख लें या एफिनिटी डायग्राम में लिख लें, ठीक है। उसके बाद आपको जो है वो अगर टॉपिक का थोड़ा सा भी नॉलेज है ना तो आप उसके बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। और इसमें आपके लिए एक टिप है कि आपने पहले आउटलाइन बनानी है, ठीक है। 30 मार्क्स का क्वेश्चन होता है इस राइटिंग का, जिसमें से 10 मार्क्स आपके प्लानिंग के होते हैं और 20 मार्क्स जो हैं वो ड्राफ्टिंग के होते हैं। ड्राफ्टिंग मतलब जो आपने लिखना होता है उसके होते हैं। तो आपने क्या करना है कि पहले आउटलाइन पहले 10 मिनट में सोच लेनी है, प्लानिंग कर लेनी है। उसमें आपने देखना है कि मैं क्या क्या पॉइंट आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो आपने जैसे एक पैराग्राफ की हेडिंग सोचनी है ना, वो आपने बना लेनी है हेडिंग, ठीक है। उसके बाद फिर आपने उन्हीं हेडिंग्स को आगे एक्सप्लेन कर देना है। इसके अंदर है आपके 150 वर्ड्स की लिमिट होती है कि आपने कंक्लूजन निकालना होता है एंड पे, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आपने 150 वर्ड्स के अंदर अंदर पैराग्राफ को जो है वो कंप्लीट करने हैं। मतलब जितने भी आपने पैराग्राफ लिखना है वो टोटली 150 वर्ड्स में होने चाहिए। 150 वर्ड्स के अंदर कंप्लीट करना है। अगर आप 150 वर्ड से एक वर्ड भी ऊपर जाएंगे तो कंप्यूटर जो है वो आपको एरर देगा या आगे लिखने नहीं देगा। उसके बाद नेक्स्ट है
2 सेगमेंट है, 10 मार्क्स फॉर प्लानिंग एंड 20 मार्क्स फॉर ड्राफ्टिंग। नेक्स्ट है 6 अल्टरनेटिव क्वेश्चन वोकेबलरी का, जो मेमो राइटिंग की जगह आ सकता है। नॉर्मली तो वोकेबलरी ही आ रही है, और वोकेबलरी में कुछ एमसीक्यूज आते हैं जो आपको राइट वर्ड्स विद द राइट मीनिंग्स मैच करने होते हैं, लाइक सिनोनिम्स पूछ लेता है, एंटोनिम्स पूछ लेता है, और मे बी फ्रेजेस और इडियम्स भी आ सकती हैं, और ये सब कुछ आई कैप स्टडी टेक्स्ट में गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्रैक्टिस ऑफ वोकेबलरी। वोकेबलरी जो है वो आपके आई कैप स्टडी टेक्स्ट में गिवन है, वहाँ से आपने प्रैक्टिस करनी है, या इसकी आई कैप की एक सजेस्टेड वर्ड लिस्ट है, आपने वहाँ से प्रैक्टिस करनी है। वो मैं पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नेक्स्ट है टिप्स टू मार्क वोकेबलरी एमसीक्यूज। मतलब आपने वोकेबलरी एमसीक्यूज अगर आपको नहीं आते तो आपने उसको जो है मार्क किस तरह करना है। ये मैं नहीं कह रहा कि आपने प्रिपरेशन नहीं करनी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अगर सपोज फॉर एग्जांपल को ऐसा एमसीक्यू आ जाता है जिसका आपको मीनिंग नहीं याद आ रहा या आपको नहीं पता, तो आपने उसको किस तरह से मार्क करना है। उसके लिए आपने पहले तो सब जितने भी ऑप्शन गिवन हैं वो सारे पढ़ लेने हैं। सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद आपने उनमें से कुछ ऐसे ऑप्शन होंगे जो बिल्कुल ही क्लियरली पता चल रहे होंगे कि ये जो है ना गलत है। लाइक उसने अगर सिनोनिम पूछा है और उसमें नीचे एंटोनिम दिया हुआ उस वर्ड का, तो वो तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि यार ये तो बिल्कुल ऑपोजिट है इस चीज़ के, तो ये तो नहीं हो सकता। लाइक वो वर्ड यूज़ कर देता है, ऊपर उसने पॉसिबल लिखा, उसका सिनोनिम पूछा, नीचे लिख दिया उसने इम्पॉसिबल। तो अब ये तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये तो इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। तो आपने इस तरह के एक दो मतलब ऑप्शन मोस्टली ऐसे होते हैं कि वो आपने मतलब क्लियरली पता चल रहे होते हैं कि वो गलत हैं, तो आपने वो एलिमिनेट कर देने हैं। वो एलिमिनेट करने के बाद आपने जो है वो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है। वो ऑप्शन ढूंढने के बाद आपने उसको मार्क कर देना है, और आपने कोई एमसीक्यूज़ भी खाली नहीं छोड़ना, आपने आंसर ज़रूर करना है। नेक्स्ट है पैसेज राइटिंग और कॉम्प्रहेंशन पैसेज। मतलब कॉम्प्रहेंशन पैसेज का जो आपने पैसेज राइटिंग समरी वगैरह लिखनी है, उसको आपने किस तरह से जो है टैकल करना है। पहले तो आपने जो है वो अपनी वर्डिंग यूज़ करनी है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन आपको पैराग्राफ में गिवन है, आपने 1 से 2 बार जो है ना वो अटेंटिवली एक बार मतलब पैराग्राफ 1 से 2 बार जो है ना वो पढ़ लेना है कॉम्प्रहेंशन पैसेज। आपको माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि आप इसमें एक्सप्लेन क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपने क्या करना है, अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करना है, और आपने जो है ना वो कंसाइज रखना है। मतलब अगर 4 पैराग्राफ का आपको कॉम्प्रहेंशन पैसेज आया तो आपने सिर्फ एक पैसेज बनाना है। वो आपने ऐसा करना है कि आपने एक पैराग्राफ बनाना है, और एक पैराग्राफ ऐसा बनाना है कि जो आपको अगर 4 डिफरेंट पैराग्राफ लिखे हुए ना, तो चारों डिफरेंट पैराग्राफ में कोई एक मेन ऑब्जेक्टिव लाइन होगी जिसमें वो ये बात कम अपनी करना चाह रहा होगा। जैसे एक हेडिंग होती है, एक हेडिंग एक्सप्लेन की जाती है, वो हेडिंग आपने तलाश करनी है कि इसमें वो क्या कहना चाह रहा है, उसको आपने अपनी वर्डिंग में लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपने ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी है। ये नहीं करना कि आप अपनी जो है वो राय पेश करने लग जाए वहाँ पे। आपने अपनी राय नहीं बतानी, आपने जो है वो जो लिखा हुआ है उसी को मतलब उसको समराइज़ कर देना है। स्टूडेंट जो है वो अपनी तरफ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, वो गलत है, वो फिर आपको जो है वो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है ये की पॉइंट है आपके लिए कि बहुत अच्छी टिप है, अगर आप प्रेसिस राइटिंग लिख रहे हैं तो आप इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करें, जैसे हाउएवर, बिकॉज, देयरफॉर। तो आप इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है वो ज़्यादा आसानी होगी। नेक्स्ट है फॉर्मल लैंग्वेज आपने यूज़ करनी है, कोई स्लैंग टोन वगैरह यूज़ नहीं करनी है आपने, ठीक है, बिल्कुल फॉर्मल रहना है। और नेक्स्ट है टेंस मेंटेन। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स जो है ना, वो टेंस मेंटेन नहीं करते। अगर ओरिजिनल पैराग्राफ आपका पास्ट टेंस में गिवन है ना, तो आपने अपनी प्रेसेस को भी पास्ट टेंस में रखना है, उसको फ्यूचर प्रेजेंट में नहीं लेके आना। अगर वो पास्ट टेंस में तो इसको भी आपने पास्ट टेंस में रखना है। नेक्स्ट है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग में आपने क्या करना है कि जब आप अपनी प्रेसेस कंप्लीट कर लें तो आप एक बार दोबारा पैसेज को पढ़ें कि वाकई आपने सारा कुछ बिल्कुल एक्यूरेटली लिख दिया हुआ है, या कोई पॉइंट आपने मिस तो नहीं कर दिया जो आपकी समरी में इंक्लूड ना हो रहा हो, तो वो आपने दोबारा से एक बार चेक कर लेना है। नेक्स्ट है ऐसे। ऐसे के लिए कुछ बेसिक टिप्स हैं। वैसे तो ऐसे आपको अफिनिटी डायग्राम और फिशबोन के लिए लिखना होता है, लेकिन जो है यहाँ पे जो है ना मैं आपको सिर्फ बेसिक टिप बताना चाहूँगा। उसमें आप 5 से 7 मिनट आप लें, उसमें प्लानिंग करें, आउटलाइन प्रिपेयर करें। आउटलाइन मतलब कि जो आपने पैराग्राफ आगे एक्सप्लेन करने हैं वो आप एक बार उसकी प्लानिंग कर लें कि मैं इस टॉपिक में एक्सप्लेन क्या करना, उस टॉपिक के बारे में सोचें, ठीक है। और अगर आपको मतलब कुछ भी पता होगा ना उसके बारे में, टॉपिक के बारे में, तो आप कुछ ना कुछ लिख ही लेंगे, ठीक है। तो आप उसके 3-4 पॉइंट्स बना लें, ठीक है। अब उसमें फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ ये तो आपने सेम ही रखना है। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है कि जो आपको टॉपिक बताया गया उसकी आपने डेफिनेशन लिख दें, या फिर उसके आगे जो फोर्टकमिंग डिटेल है जो आपने आगे एक्सप्लेन करना है उसके बारे में लिख दें, या फिर जो आपका लास्ट पैराग्राफ होगा वो आपका होगा कंक्लूजन पैराग्राफ। कंक्लूजन पैराग्राफ में ये होता है कि आप अपनी जो है ना वो कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, कि अपनी राय पेश करते हैं वहाँ पे।
ठीक है। नेक्स्ट है आपने जो है ना वो आउटलाइंस को विदाउट हेडिंग एक्सप्लेन करना, मतलब जो आपने आउटलाइन बनाई थी स्टार्टिंग में उसकी आपने हेडिंग्स नहीं देनी हर पैराग्राफ के ऊपर, आपने एज इट इज ही जो है ना पैराग्राफ स्टार्ट कर देना, उसमें हेडिंग वगैरह आपने नहीं देनी। नेक्स्ट अफिनिटी डायग्राम। अफिनिटी डायग्राम असल में एक फ्लो चार्ट होता है, कंपैरिजन होता है। ठीक है, कंपैरिजन करना होता है दो चीज़ों का। मोस्टली वो पूछ लेगा आपसे कि इन दो चीज़ों का आपने जो है ना वो कंपैरिजन करना है अफिनिटी डायग्राम में। ठीक है, तो दो चीज़ें कंपेयर करने का कहा है तो आपने क्या करना है, आपने दोनों दोनों में से कोई एक टॉपिक सेलेक्ट कर लेना है। एक टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद आपने उसके पॉजिटिव पॉइंट सोचने हैं और नेगेटिव पॉइंट सोचने हैं कि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्हीं पॉइंट्स को आपने अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर देना है। सिंपल सी ये ट्रिक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फूड का कंपैरिजन बताया गया, ये मैंने पास्ट एग्जाम से जो है वो टॉपिक लिया। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फूड पे जो है उसने इन्फिनिटी डायग्राम ऐसे मांगा था। ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना है, एक पॉजिटिव पॉइंट सोचना। मैंने इनऑर्गेनिक फूड को जो है वो पिक किया टॉपिक को, और इनऑर्गेनिक फूड को मैंने यहाँ पे इनऑर्गेनिक फूड को जो है वो पिक किया। ठीक है, इनऑर्गेनिक फूड से मैंने क्या किया, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स निकाले। पॉजिटिव पॉइंट्स में क्या है, कैन इजीली कुक। इनऑर्गेनिक फूड को हम इजीली पका लेते हैं, जैसे देसी मुर्गी है उसको पकाने में टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन इनऑर्गेनिक फूड जो होता है, जैसे आप ब्रॉयलर गोश्त लेकर आए, चिकन लेके आए, तो वो आपको इजीली पक जाता है, वो जल्दी पक जाता है। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव एस्पेक्ट इसका क्या होगा कि इनऑर्गेनिक फूड जो है वो हेल्थ के लिए गुड नहीं होता। मतलब आपने इसके मुताबिक नहीं लिखना, वैसे मैं बता रहा हूँ कि नेगेटिव पॉइंट है इनऑर्गेनिक फूड का कि वो आपका जो है हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, इनऑर्गेनिक फूड जो है हर एक सीज़न में अवेलेबल होता है, प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, और नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि इनऑर्गेनिक फूड जो है वो एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं, और उसके अलावा कैन नॉट रिप्लेस ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। मतलब ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को आप एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। जो ऑर्गेनिक फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं आप उसको तो रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इस तरह आपने इन्हीं पॉइंट को फिर एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे फ़िश बोन का आपको बारे में बताऊँगा। फ़िश बोन जो है वो एक कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स के बारे में लिखना होता है। मतलब आपने जो आपको टॉपिक बताया जाएगा आपने उसके कॉजेज़ सोचने हैं और कॉजेज़ के बाद उसके इफ़ेक्ट्स सोचने हैं। ठीक है, उसमें आप इसकी टिप्स आपको बताऊँ तो टिप्स में ये है कि आपने क्वेश्चन को केयरफुली रीड कर लेना है। ठीक है, केयरफुली रीड करने का मतलब जो आपको टॉपिक दिया हुआ आपने उसको पढ़ना है, उसके बारे में सोचना है कि आपको क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद रिकॉल रेलिवेंट टॉपिक्स, रेलिवेंट क्वेश्चन, थिंक अबाउट द मटेरियल यू स्टडीड एंड हाउ इट रिलेट्स टू द प्रॉब्लम। अगर आपने कुछ 1 2 3 मतलब ऐसे पढ़ के आपने प्रैक्टिस की होगी फिश बोन की, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि मैंने इसके अंदर क्या लिखना है। ठीक है, तो आप जब भी स्टडी करने बैठें तो आप एटलीस्ट ऐसे को पढ़ के, टॉपिक को पढ़ के उसके बारे में सोचें, उसके बारे में फिर देखें उसने आंसर में क्या लिखा हुआ है और किस तरह से लिखा हुआ है। और उसके बाद जो है वो आपने एलिमिनेट आंसर चॉइसेस इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई एन आंसर दैट क्लियरली डज नॉट एड्रेस द प्रॉब्लम, रूल इट आउट। सॉरी, ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। इसको एलिमिनेट कर दें, इस पॉइंट को एलिमिनेट कर दें, मैं बाद में जो है इसको कट कर दूँगा। नेक्स्ट है जस्टिफाई योर आंसर, ब्रीफली एक्सप्लेन योर थॉट प्रोसेस। मतलब जो आपने सोचा है उनके बारे में उसको जो है वो आपने एक्सप्लेन कर देना है। अब इसकी प्लानिंग और ड्राफ्टिंग की 2 वीडियोज़ हैं IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस की। इसमें पहली वीडियो जो है वो 10 मिनट की है, दूसरी वीडियो जो है वो 14 मिनट्स की है। ये मैं आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप जो है ना इसको लाजमी देखें जाके। जैसे फॉर एग्जांपल IMF सपोर्ट इज नेसेसरी फॉर पाकिस्तान। ठीक है, आपने इसके कॉजेज सोचने हैं और उसी के फिर इफेक्ट सोचने हैं। देखिए IMF सपोर्ट हम क्यों ले रहे हैं कि हमारे पास डेवलपमेंट के लिए फ़ंड्स की कमी है। ठीक है, ये हमारे पास कॉज है। नेक्स्ट हमारे पास इसका इफेक्ट क्या है कि लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो हमारा लो हो चुका है। लिविंग स्टैंडर्ड क्यों लो हो चुका है कि हमारे पास फंड्स की कमी है। नेक्स्ट हम वर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जो है वो IMF से लोन लेते हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट क्या है, इफेक्ट है हमारे पास हाई करप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद टू स्टेबल इट्स इकॉनमी। मतलब हम अपनी इकॉनमी जो है वो बेहतर करने के लिए जब वो लोन लेते हैं, लेकिन साथ ही फिर जब हम लोन लेते हैं तो इन्फ्लेशन कंट्री में बढ़ जाती है। तो ये आपने कॉजेज और इफेक्ट्स इस तरह से सोचने हैं। नेक्स्ट है सीक्वेंस टू अटैम्प्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने किस अटैम्प्ट मतलब किस सीक्वेंस में क्वेश्चन को जो अटैम्प्ट करते हैं एग्जाम में। जैसे फर्स्ट आपने एग्जाम अटैम्प्ट करना है कॉम्प्रहेंशन पैसेज। ठीक है, कॉम्प्रहेंशन पैसेज आपने कोई पहले अटैम्प्ट करना है, क्योंकि आपने पैराग्राफ रीड करना है। रीड करके आपने उसी से रेलिवेंट जितने भी MCQs होंगे आपने उनको सॉल्व कर लेना है, और इसमें बहुत कम चांसेस हैं कि आपके MCQs गलत हों। ठीक है, और अगर आपके MCQs सपोज आपके तीन MCQs भी गलत हो गए या 4 MCQs भी गलत हो गए, फिर भी आप 14 से 16 मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकते हैं।
ठीक है। तो फर्स्ट 15 से 20 मिनट्स के अंदर आपके जो है वो कंप्रीहेंशन पैसेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 15 मिनट्स भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 15 मिनट्स में ही आपका जो है ना कंप्रीहेंशन पैसेज कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपने प्रेसेस लिखना है। प्रेसेस में आपके मैक्सिमम 10 मिनट्स लगने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, ठीक है। प्रेसेस के अंदर आपने क्या करना है कि आपने कंप्रीहेंशन पैसेज को समराइज़ करना है, ठीक है। तो उसकी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने इसको किस तरह करना है। नेक्स्ट है लेटर या रिपोर्ट। लेटर भी आ सकता है, रिपोर्ट भी आ सकता है। लेटर का आपको फॉर्मेट रटा होना चाहिए कि फॉर्मेट क्या है लेटर का, ठीक है, क्योंकि इसमें फॉर्मेटिंग के मार्क्स हैं। जब आपको फॉर्मेट रटा हुआ होगा तो आप जो है वो इजीली जो है वो मतलब इसमें से 10 से 12 मार्क्स, मतलब अगर टूटी फूटी इंग्लिश भी लिखेंगे ना तो 10 से 12 मार्क्स आप इजीली जो है वो सिक्योर कर लेंगे। तो आप थर्ड पे ये अटैम्प्ट करेंगे। जब आप इतना कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने वोकैबलरी ये मेमो पे आना है। अगर तो मेमो लिखने के लिए कहते तो आपने वो लिख लेना है, और वोकैबलरी कहते तो आपने वो लिख लेनी है। अब मैंने यहाँ पे अपनी एक्सपीरियंस के मुताबिक तो मैंने 10 मार्क्स लगाए हैं कि स्टूडेंट एटलीस्ट 10 मार्क्स तो इसमें से ले ही लेंगे। वोकैबलरी में जो है ना आपको 20 मार्क्स की तकरीबन वोकैबलरी आती है। वोकैबलरी में से जो है वो आपने 10 मार्क्स इजीली ले ही लेने हैं, ठीक है। वो अगर आपने, मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है कि आप अगर दिन में 15 से 20 जो है वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद करें तो आप जो है वो इजीली जो है इसमें से 10 मार्क्स से 15 मार्क्स जो है वो इजीली सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट है एस राइटिंग। एस राइटिंग आपने बिल्कुल एंड में रखना है। बिल्कुल एंड में रखने की वजह यह है कि आपने सोचना होता है और स्टूडेंट सोचने पे टाइम वेस्ट कर देता है। जब आपने स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट कर दिया ना तो आपका फिर जो है कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। जब आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा तो फिर आप बाकी पेपर जो आपको आता होगा वो भी आप गलत कर देंगे। तो आपने जो है वो ऐसे को बिल्कुल लास्ट में रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें ऐसे में आप 14 से 16 मार्क्स तो ले ही लेंगे। और अगर मैंने मिनिमम जितना लगाया, मिनिमम को काउंट किया जाए तो कोई ये 55 से 60 मार्क्स बनते हैं। तो अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो आप जो है वो इंशाल्लाह जो है पेपर को फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है वो पास कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह इसमें फ़ीडबैक्स मिसिंग है तो वो मैं ये आपको स्लाइड्स भी प्रोवाइड कर दूँगा, और ये जो फीडबैक्स मिसिंग है वो भी मैं ऐड कर दूँगा इसके अंदर। फीडबैक्स में ये होगा कि आपके जो पिछले एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके जो भी स्टूडेंट्स ने आगे फीडबैक देंगे, क्योंकि आई कैप जो है इसको ऑफिशियली पास्ट पेपर तो जो है वो इशू नहीं करता। तो जो भी आपके जो है वो पिछले MCQs आए हुए होंगे तो उनमें जो भी स्टूडेंट ने फीडबैक दिए हों तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगा, ताकि जो है वो जब नेक्स्ट टाइम आप इसको यूज़ करें तो आपके लिए ये हेल्पफुल रहे। बाकी इसको मैं वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करके जो है ना मैं एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दूँगा तो आपके लिए आसानी रहेगी, और इसको मैं PDF बना के जो है वो शेयर कर दूँगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफिज़।